हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है और मैं बिहार के सीवान जिला का रहने वाला हूं और मैं CU/CET ऑल इंडिया रैंक मेरा 9th है और मैं इसके थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा में मुझे मॉलिक्यूलर मेडिसिन में सिलेक्शन हुआ है कि जो कि पूरे इंडिया में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि 24 सीट होने के साथ साथ इसमें CU/CET के थ्रू एडमिशन होती है। मैं DKT चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने स्ट्रेटजी एंड एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं और मैं यह बताऊं कि आप कैसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि CU/CET जो होता है एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है जो NTA के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें पूरे इंडिया के लोग बैठते हैं और यह एग्ज़ाम जो होता है कि एक निगेटिव मार्किंग से बेस्ट होता है। और मैं इस एग्ज़ाम के बारे में अगर एलिजिबिलिटी के बताऊं तो कोई अगर व्यक्ति अगर MBBS या BDS B फार्मा या UG बायोलॉजिकल साइंस से किया हो तो ये एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। और NTA द्वारा नेशनल लेवल एक एजेंसी है जो हर साल कंडक्ट कराती है। इसमें जो एस्पायरेंट अगर अपीयर होना चाहते हैं उनकी एलिजिबिलिटी उनके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। इस तरह मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति MBBS BDS या B फार्मा किया हो तो उनके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनको उस कोर्स में अलॉटमेंट होगा और वो उस रैंक से अपने पूरे इंडिया में जितनी 12th सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें दाखिला ले सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ही होता है जो इंडिया में एक ही है, और ये JNU में भी होता है लेकिन वहाँ 10th सीट्स हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है वो 24 सीट्स के साथ मॉलिक्यूलर मेडिसिन एक रिसर्च बेस्ड कोर्स है, स्ट्रीम है। इसमें जो भी छात्र जाएंगे उनको रिसर्च प्रोजेक्ट मिलते हैं और उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं जैसे कैंसर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, अल्जीमर हुआ, इस तरह के बीमारियों पर रिसर्च करने के मौका मिलती है। और यह एक तरह का इमर्जिंग स्कोप है उन विद्यार्थियों का जो 10+2 में बायो के साथ पढ़ा हुआ है, और लेकिन वो UG में उनको केमिस्ट्री हर हाल में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के रूप में होना ज़रूरी है। इसके साथ जो NTA CU/CET में बैठना चाहते हैं उनको केमिस्ट्री होना ज़रूरी है क्योंकि यह एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। इसीलिए इसमें हम सजेस्ट करेंगे कि वो अपने एलिजिबिलिटी चेक करके ही फॉर्म डालें। मैं DKT के द्वारा मैं अपने स्ट्रेटजी की बात करूं तो मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक 9th रैंक के साथ किया है और मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसा कि मैं बताया। इसके लिए मैं NCERT बुक को ही फॉलो किया है ज़्यादातर और मॉक टेस्ट को ही दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ठीक है देना ज़रूरी है लेकिन उतना इसके लिए ज़रूरी नहीं है जितना कि आप NCERT को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन इससे आते हैं और CU/CET एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप NCERT के द्वारा अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो। मॉक टेस्ट सही है कि एग्ज़ाम देना है तो ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो प्रीवियस ईयर पैटर्न को हमको जानकारी होना चाहिए, लेकिन सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। सिलेबस में मैं बता दूं कि ये रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेड कोर्स है तो इसके लिए हमें साइंस का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट साइंस हम इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं और अच्छा स्कोर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ आपको बायो का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब अगर बुक का बात करूं तो रेफरेंस बुक के रूप में मैं एस.एन. सन्याल फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूज़ किया था, और एस.एन. सन्याल बुक जो होता है वो हमारे लिए बहुत वरदान साबित होता है जो भी अगर रिसर्च क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और इसके द्वारा इस कोर्स करने के बाद आप एक मॉलिक्यूलर मेडिसिन रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में अपना कैरियर को बना सकते हैं। साइंटिस्ट के रूप में कैरियर बनाने के साथ साथ आप बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में आप एज ए ड्रग साइंटिस्ट आप काम कर सकते हैं। ये इंडिया में बहुत कम सीट होने के कारण ये अभी इमर्जिंग फेज़ में है, इसीलिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि यह इमर्जिंग स्कोप होने के साथ साथ आप इसमें जॉब ओरिएंटेड भी होता है। तो आप मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके द्वारा अगर आप जाते हैं तो आपकी निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। इसमें मैं अगर बात करूँ तो एंजाइम रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं पूछे गए थे। इसमें 25 क्वेश्चन पार्ट ए में होता है और 75 क्वेश्चन जो होता है पार्ट बी में होता है, जो कि 75 क्वेश्चन होता है कोर रिलेटेड सब्जेक्ट से होता है और 25 जो होता है वो आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और उससे रिलेटेड अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चंस एंड ब्लड टेस्ट रिलेशंस, इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर व्यक्तियों के लिए सामान्य होता है, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है वो आपको अपना
जो बायो लिए हैं, जो बायो से हैं, जो एमबीबीएस से हैं, जो बीडीएस से हैं, उनके रिगार्डिंग वो बात करना होता है। जैसा कि मैं बताया, स्ट्रेटजी के रूप में आप जो सिलेबस कोर्स हैं उसको देखने के बाद हमें मालूम चलता है कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मुझे याद है कि इस बार का क्वेश्चन पेपर जो में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसको अगर हम बात करें तो 5 से 10 क्वेश्चन जो थे वो बायोटेक्नोलॉजी से थे। इंजाइम एक्टिविटी एंड इंजाइम रिएक्शंस एंड दियर सिग्निफिकेंस से रिलेटेड थे। तो उन एस्पायरेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब एक बार सिलेबस को गो थ्रू हो लें और उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप एनसीईआरटी बुक को स्टडी करें। एक बार नहीं, 1000 बार स्टडी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में आसानी से निकल जाएंगे। मॉक टेस्ट देना ज़रूरी उतना नहीं है, लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट देते रहें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाते रहें ताकि आपका रैंक अच्छा आ सके और आप निगेटिव करने से बचें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये मॉलिक्यूलर मेडिसिन एक टोटली साइंटिफिक रिसर्च का है, ओरिएंटेड है। तो इसमें आपको साइंस से क्वेश्चंस जो होते हैं मैक्सिमम पूछे जाते हैं और इसमें आपको ह्यूमन डिजीज़ एंड प्रिवेंशन एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है वो इंडिया में अभी इमर्जिंग है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं आपको बनाना पड़ेगा और उसका सॉल्व करना पड़ेगा। ह्यूमन रिलेटेड डिजीज जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हुए, कैंसर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, अल्जीमर हुआ एंड एक्स्ट्रा ऐसे डिजीज़ हैं जिसके बारे में हमें जानकारी डीप लेवल में होना चाहिए। इसके लिए आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं या आप विकिपीडिया का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं आप एनसीईआरटी में टोटली नहीं देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन हमारे CU-CET में पूछे जाते हैं। इस बार के क्वेश्चन में भी पूछे गए थे। और मैं एक बताना चाहूँगा इस DKT के थ्रू कि आप अल्फ़ा न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस या क्वेश्चंस बेस्ड जो होते हैं मॉक टेस्ट बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि पूछे जाते हैं जो रिलेटेड होते हैं किसी पैसेज के द्वारा। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आप इसको सॉल्व करें। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं फिर बताना चाहूँगा कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है उसको एकदम डीपली बनाएं ताकि आपको ग्रिप बन जाए और आप एग्ज़ाम में रियल टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकें और मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसके साथ बायोमार्कर के रूप में हमें स्टडी करना होता है, क्योंकि बायोमार्कर जो होते हैं एक साइंटिफिक रिसर्च होने के नाते बायोमार्कर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। और ये एक बताऊं कि 2022 से आपको CU-CET जो है आपको हर हाल में देना अनिवार्य होगा, क्योंकि इसी के थ्रू आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आप देश के नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। बगैर इसके आप कोई एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो मैं उन सभी बंधुओं को बताना चाहूँगा जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो आप अभी से ही अगर आप तैयारी में लगते हैं तो अगला बार का एग्ज़ाम आपकी आसानी से निकल सकती है। और इसमें एक बात बताऊं कि मल्टीपल एलिलिज्म या जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही साथ इसमें कैंसर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो मैं अपने बुक के बारे में बताऊं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी रखें अपने पास। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, जो एनसीईआरटी की ही दूसरी बुक होती है, उसमें सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस होते हैं। उसको सॉल्व करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें एनसीईआरटी के बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं एक रेफरेंस बुक भी यूज़ किया था जो मैंने बताया, एसएन सनियाल के साथ साथ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो होती है वो एनसीईआरटी का ही रेफरेंस के रूप में उसको शॉर्ट फॉर्म में किया गया है और रहता है, जिसको हम जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स क्रेडिट कर सकते हैं। इसके साथ एक और मैं बताऊं कि पैलियोजोलॉजी में मेथड्स ऑफ फॉसिल्स के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जो कि हमारे कोर्स सिलेबस से रिलेटेड हैं और उसके हमें जानकारी होना ज़रूरी है। इसीलिए यूजी लेवल का एग्ज़ाम होने के नाते हमें यूजी लेवल से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। एज डिटर्मिनेशन मेथड जो होता है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मुझे शायद याद है कि 3 क्वेश्चन जो थे इस बार का भी आए हैं। और प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में प्रोसेसिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस के बारे में हमें हर हाल में जानना होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे बायोटेक से रिलेटेड है और ये साइंटिफिक स्टडी के लिए हमें महत्वपूर्ण होते हैं। हमें सेल बायो और सेल जेनेटिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन हुआ है। और हमें जानकारी ये भी होना चाहिए क्योंकि फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन में
मॉक टेस्ट में पूछे गए थे और वो सेम टू सेम एनटीए द्वारा पूछा गया था। क्योंकि हमें एक बार एक क्वेश्चन आया था फिजियोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि वो डायबिटीज़ से इंसुलिन से रिलेटेड था, और वही क्वेश्चन एनटीए ने भी पूछा, 2 बार पूछा और वो मैंने सही किया। तो मैं इतना 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर एनसीईआरटी को टोटली पढ़ते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। हाँ, बाई मिस्टेकली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप क्वेश्चंस बना सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशंस के। और ये CUCET जो है वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होने के कारण इसमें कंपटीशन बढ़ा है, तो इसमें हमें बुक को लिमिटेड मायने में पढ़ना होगा और हमें कोई मॉक टेस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना ज़रूरी होगा। मैंने फिर बोला कि एक बार गूगल को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रयोग करें, क्योंकि गूगल से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी बुक्स में नहीं लिखे रहते हैं, और विकिपीडिया का भी सहयोग लें, क्योंकि ये CUCET एग्ज़ाम में अभी टोटली सिलेबस उतना रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन हाँ, गूगल से अगर हम अपने दायरे को बढ़ाते हैं तो आप इसको एग्ज़ाम को आप अच्छा से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताया कि मैं CUCET में ऑल इंडिया रैंक 9 प्राप्त किया है, और ये मेरा सफलता का श्रेय मैं अपने पिता और माता को देना चाहूँगा, जो कि मेरी एक माँ शिक्षिका है, और मेरे बड़े भाई और मामा जी का भी बहुत योगदान है, क्योंकि वो मुझे इस काबिल बनाया है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 9 प्राप्त हुआ है। और एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें टाइम जो होता है, हमें 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट मिलता है, और हमें ये ऑनलाइन बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं और हमें टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करना होता है। ये इसमें नेगेटिव प्रावधान है, और अगर हम नेगेटिव करते हैं तो हमें मार्क्स का कम मिलेंगे, इसीलिए हमें 1/4 का इसमें नेगेटिव डिडक्शन होता है। और हमें ये सोच समझकर कोई भी स्टेप लेने से पहले सोचना चाहिए कि एक नेगेटिव हो ये सही है या गलत है। और इसके साथ यह होता है कि इसमें टोटल मार्क्स जो होते हैं 4 मार्क्स का होते हैं, तो इस तरह 100 क्वेश्चंस होते हैं तो 400 मार्क्स के होते हैं। अगर आप इसमें अप्रॉक्सीमेट 75% अगर आते हैं तो इसमें आपका एडमिशन श्योर शॉर्ट हो जाएगा। और ये आप DKT के माध्यम से अगर मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएंगे। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम के एक खासियत यह है कि इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, लेकिन वो फिल करते हैं। इसीलिए आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से देखकर ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि आपके काउंसलिंग के समय में आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, और इस तरह आपकी CUCET एग्ज़ाम बेकार हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सर्वप्रथम चेक कर लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि CUCET जो है अब मैंडेटरी हो चुका है पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में। अभी इस साल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 2022 से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और उसमें एडमिशन होंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो जेनेटिक रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ये है कोर्स है, तो इसीलिए आप जेनेटिक से रिलेटेड जो भी पोर्शन आते हैं आप अगर NCERT में उसको पढ़ते हैं तो लें, नहीं तो आप उसका गूगल, विकिपीडिया या अगर अदर रेफरेंस जो आप पढ़े हैं उससे लें, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि इस जेनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस और आपको अप्रोचेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर जेनेटिक्स आप इस कोर्स में एक स्टेप नहीं बढ़ सकते हैं। और मैं इवोल्यूशंस का भी मैं इसमें डिनाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एवोल्यूशन भी इससे रिलेटेड होते हैं। और साथ ही साथ ये इंडोक्राइनोलॉजी का डिसऑर्डर को ही हम लोग मॉलिक्यूलर मेडिसिन में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये टोटली एक लाइफ साइंसेस बेस्ड कोर्स है। तो इसमें हमें केमिस्ट्री के साथ साथ इंडोक्राइनोलॉजी, बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन होता है, और इंडोक्राइनोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग बगैर हम इस कोर्स सब्जेक्ट का फीलिंग्स नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी डिसऑर्डर का ड्रग्स इन्वेंशन करना होता है हमें इस कोर्स के माध्यम से ही करना होता है, और बगैर इंडोक्राइनोलॉजी हम इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सो मैं उन एस्पायरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप इंडोक्राइनोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यह पार्ट पेपर 1 का है, और पेपर 1 में आपको बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड इंडोक्राइनोलॉजी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे। और आप अगर इसके थ्रू जाते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकते हैं, और जो कि आपके एडमिशन होने में सही कारगर साबित होंगे। और इसके साथ साथ एक और होता है कि सेल बायोलॉजी के लिए आपको साइंटिफिक स्टडी में बहुत मायने रखता है, और इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर ही है सेल बायोलॉजी, जिसमें आपको ऑर्गन लेवल, ऑर्गन टिश्यू एंड ऑर्गन सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल के बारे में डिटेल्स स्टडी करना होता है।
तो आप ये एनसीईआरटी में या यूजी लेवल के बुक में आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर ये एंडोक्राइनोलॉजी को कोरिलेट नहीं कर सकते हैं और आप ड्रग्स रिसर्च के इन्वेंशंस के बारे में नहीं सोच सकते हैं। सो मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल के होने के नाते इसमें हमें मॉक टेस्ट के साथ साथ एनसीईआरटी और हार्डी-वीमर इक्वेशन के और फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, सेल बायोलॉजी और जीनेटिक्स के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुका हूँ कि जेनेटिक के बगैर ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने गूगल का सहयोग किया, विकिपीडिया का सहयोग लिया और एनसीईआरटी को अंडर एक एक वर्ड को इलिब्रेट करके मैंने पढ़ा और मेरा ये रैंक हासिल हुआ। इसके साथ साथ मैं एक और बुक का एस.एन. सन्याल का बुक का भी मैं स्टडी किया हूँ। एस.एन. सन्याल के बुक जो होते हैं टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बगैर साइंटिफिक स्टडी अप्रोच के आप कोई भी मेडिसिन नहीं इशू कर सकते हैं या ड्रग इन्वेंशन नहीं कर सकते हैं। कि जैसा कि कैंसर जो होता है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है और इसे हमें बायोमार्कर इसमें इन्वेंशन करना होता है या डिस्कवर करना होता है। तो आप बायोमार्कर का अगर आपको पता कर सकते हैं तो इसमें एस.एन. सन्याल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखे हुए हैं उनकी बुक बहुत हेल्पफुल है और इसमें आप एनसीईआरटी के एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ सकते हैं। मैं एक बार पुनः धन्यवाद और अपने इस सक्सेस को अपने माता पिता को क्रेडिट करता हूँ। मेरे बड़े मामा श्री गौतम प्रसाद, मेरी माँ और मेरे बड़े भाई श्री प्रदीप कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे इस काबिल बनाए हैं। दैट्स ऑल।